हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जीएस के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। मैंने आप लोगों के लिए ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को शुरू किया है और मेरा इस सीरीज को उद्देश्य ये है शुरू करने का कि आप लोगों का जीएस में जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भी अच्छा स्कोर हो, जिसके साथ साथ आपका अपना विषय का जो मार्क्स हो और ये मार्क्स हो जुड़कर आप मेरिट लिस्ट में शामिल हो जाएं और आपका जो है इसमें चयन हो जाए। तो मैंने जितने भी आप लोगों के सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का अभी तक अध्ययन कराया है, 4 क्लासेस इसकी हो चुकी हैं और मैंने उसमें जो भी प्रश्न शामिल किए हैं वो सभी प्रश्न जो हैं एकदम सामान्य स्तर के प्रश्न हैं। किसी भी प्रश्न का जो स्तर है बहुत ज़्यादा न तो उच्च है न तो निम्न है। तो आप लोगों को इसी तरीके के प्रश्नों की तैयारी करनी है। अपने जो विषय है उस पर फोकस करना है। मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था और सामान्य अध्ययन को भी साथ में पढ़ते चलना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कर रहे होंगे कि अपने विषय पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे, सामान्य अध्ययन पर ध्यान नहीं दे रहे। तो आप लोग को सामान्य अध्ययन पर ध्यान भी देना होगा। बस ये है कि इस पर थोड़ा कम ध्यान देना है और अपने विषय पर ज़्यादा, लेकिन ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आप अपना विषय बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे और सामान्य अध्ययन को सही से तरीके से नहीं करेंगे तो पता चला कि आपका सामान्य अध्ययन वाला जो पार्ट है 30 क्वेश्चन वाला उसमें कम नंबर आएगा, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की गलतियां ना करें। आप अपने तैयारी के साथ साथ दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलें। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में भी मैंने आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हैं उनको शामिल किया है और उनको करने के बाद आप लोगों को मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको बताता हूँ, जिससे क्या होता है कि आप लोगों को और भी महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हाँ, चलिए शुरू किया जाए। तो देखिए आज का आपका जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न देखिए क्या है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मौर्य शासकों की कौन सी क्रमवार सूची सही है। आज की क्लास में देखिए आप लोगों को कुछ थोड़ा अलग दिख रहा होगा। अलग ये दिख रहा है कि मैंने आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन हैं ये बाइलिंगुअल तैयार किए। बाइलिंगुअल का मतलब कि इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी। इसके ऑप्शन भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। इस प्रश्न में शायद जो है गलती से भूलवश जो है ऑप्शंस जो है हिंदी में नहीं लिखे गए हैं, लेकिन बाकी प्रश्नों में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मौर्य शासकों की कौन सी क्रमवार सूची है। यानी जो अपने देश में मौर्यों का शासन था तो उसमें उनके कौन कौन से शासक पहले शासन किए, फिर उसके बाद कौन बाद में किया। तो इस तरीके से आपको क्रम बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और दशरथ। फिर दूसरा ऑप्शन देखिए दिया गया है बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक और बृहदत्त। तीसरा दिया गया देखिए चंद्रगुप्त, अशोका, बिंदुसार और बृहदत्त। और चौथा दिया गया है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, बृहदत्त और अशोक। ठीक है, तो जैसा कि देखिए मौर्य साम्राज्य का इतिहास का अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि मौर्य वंश की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, चंद्रगुप्त के द्वारा। फिर चंद्रगुप्त का जो पुत्र था वो बिंदुसार था। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक शासक बनता है और अशोक के बाद फिर उसका पुत्र दशरथ शासक। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहीं कहीं दिया है बृहद्रथ, तो बृहद्रथ जो है मौर्यों का अंतिम शासक। ठीक है, तो देखिए आपका इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका व्याख्या क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी इस वंश की स्थापना देखिए कब मानी जाती है, 321 ईसा पूर्व के दौरान। तो उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार आया, फिर बिंदुसार का पुत्र अशोक आया जो 268 से लेकर 232 ईसा पूर्व के समय शासक था। उसके बाद फिर देखिए धीरे धीरे मौर्य वंश का पतन शुरू हो गया और बृहदत्त जो है अंतिम या उसके बाद दशरथ। विभिन्न स्रोतों में भिन्न भिन्न नाम उल्लेख है। ठीक है, तो इसलिए ऐतिहासिक श्रेणियों के अनुसार जो आपका पहला ऑप्शन है वो सही है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि किस हड़प्पा स्थल से कपास की कृषि का सबसे प्रारंभिक पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुआ। यानी कौन सा ऐसा स्थल है जहां से सबसे पहले कपास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो देखिए पहला दिया गया है लोथल, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मोहनजोदड़ो, तीसरा दिया गया हड़प्पा, चौथा दिया गया है मेहरगढ़।
तो देखिए जो लोथल है वहां से गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है, मोहनजोदड़ो से स्नानागार का मिला है, हड़प्पा से अन्नागार का मिला है। तो इस तरीके से देखिए जो मेहरगढ़ है यहाँ से देखिए कपास का सबसे प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और यहीं से देखिए गेहूं के उत्पादन के भी साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो देखिए आपके इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सही उत्तर डी है। व्याख्या क्या है कि मेहरगढ़ यानी अब पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थान स्थित है। यहाँ से कपास की प्रारंभिक उपज तथा कपड़ा निर्माण से जुड़ी सामग्री के पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। न्यूनतम 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इसमें ये कपास का जो है प्रमाण मिला है। यह सिंधु सभ्यता से पहले का केंद्र माना जाता है। लोथल हड़प्पा स्थलों पर कपास उपयोग का प्रमाण बाद में, यानी सबसे पहले मेहरगढ़ में मिला। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न गुप्तकालीन घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए सबसे पहले से, यानी इसमें गुप्त काल की कुछ प्रमुख घटनाएं दी गई हैं, उनको आपको कालक्रम यानी क्रोनोलॉजिकली सही तरीके से लगाना है। तो देखिए पहला दिया गया है कि समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति, दूसरा दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय का पश्चिमी विजय, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है गुप्त शासकों द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि का धारण कर। ठीक है, तो देखिए समुद्रगुप्त जो है वो देखिए गुप्त वंश का महान प्रतापी शासक था, और यह जो है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक बनता है, यानी चंद्रगुप्त प्रथम जो है इस वंश का प्रथम शासक था, और उसके बाद जो है दूसरा महान शासक में जो है समुद्रगुप्त था। तो समुद्रगुप्त का जो इलाहाबाद प्रशस्ति है ये देखिए आपका पहला हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय का पश्चिमी विजय ये बाद में होगा। इसके पहले क्या हो जाएगा कि गुप्त शासकों के द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि धारण, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति से। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, देखिए यहाँ दिया गया है पहला तीसरा दूसरा, तीसरा पहला दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा पहला तीसरा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति। उसके बाद फिर देखिए क्या होगा, गुप्त शासकों द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि धारण करना, और तीसरा होगा चंद्रगुप्त द्वितीय का पश्चिमी विजय, यानी 1 3 2। देखिए तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए आंसर क्या है, ए है। व्याख्या उसी तरह जैसे मैंने बताया कि समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति और उनके विजय का प्रमाण है। इसमें ही बताया जाता है कि गुप्त शासकों ने महाराजाधिराज जैसे भव्य शीर्षक या उपाधियां धारण की थी, और उसके बाद समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जो उसका पुत्र था वो शासक बनता है, और उसने पश्चिमी प्रदेशों को जीत कर अपने शासन का विस्तार किया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि किस पुरातात्विक संस्कृति का चित्रित धूसर मृदभांड, जिसको देखिए PGW के नाम से भी जाना जाता है, से संबंध माना जाता है, और जिसे उत्तर वैदिक काल के समकालीन माना जाता है। इसमें से जो ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन सी ऐसी संस्कृति है जहां पर चित्रित धूसर मृदभांड बनाए जाते थे और इसका संबंध उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड है। यहाँ दिए पहला ऑप्शन दिया है सिंधु सभ्यता, दूसरा दिया है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, तीसरा दिया है गैरिक मृदभांड संस्कृति, और चौथा दिया है काली लाल बर्तन संस्कृति। तो देखिए क्वेश्चन से देखने से ही पता चल रहा है कि चित्रित धूसर मृदभांड जो है वो किस संस्कृति में बनाए जाते होंगे, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति में ही बनाए जाते, यानी इस तरीके के बर्तन जो हैं इसी रिलेटेड संस्कृति से बनाए जाते थे। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका आंसर क्या है, सही आंसर बी है। व्याख्या क्या है, देखिए PGW का प्रसार उत्तर भारत के कई भागों में मिला है। ठीक है, अब PGW का फुल फॉर्म क्या होता है, पेंटेड ग्रे वेयर, यानी देखिए इसको कहते हैं पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, तो पेंटेड का मतलब होता है चित्रित, ग्रे का मतलब होता है धूसर, वेयर का मतलब होता है मृदभांड या बर्तन। ठीक है, तो देखिए कई भागों मिला। इसे कौरव पांडव युग उत्तर वैदिक काल के लगभग यानी 1200 से 600 ईसा पूर्व के समक्ष माना जाता है। यह वैदिक साहित्य के बाद के चरण के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है
कि निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त की विजयों के लिए प्राथमिक स्रोत कौन सा शिलालेख है। यानी समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में निम्न में से किससे पता चलता है। पहला दिया देखिए एरण स्तंभ लेख, दूसरा दिया है इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति, तीसरा दिया है मेहरौली लौह स्तंभ और चौथा दिया है मंदसौर लेख। ठीक है, तो देखिए समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में हमें जो सबसे अच्छी जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के द्वारा। ठीक है, और ये किसके द्वारा लिखा गया था, हरिसेन के द्वारा लिखा। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी है। इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति जो हरिसेन द्वारा रचित की गई थी, इसमें समुद्रगुप्त की दिग्विजय और उपाधियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह समुद्रगुप्त की विजय गाथाओं का मुख्य मौखिक शिलालेखी स्रोत भी है। ठीक है, इसी में उनकी प्रशंसा हरिसेन के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कौन सा महाजनपद गणराज्य गण संघ द्वारा शासित था और जिसकी राजधानी वैशाली के रूप में प्रसिद्ध थी। यानी निम्नलिखित में से ये देखिए महाजनपदों से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा महाजनपद जो है गणराज्यों द्वारा शासित था। ठीक है, तो और जिसकी राजधानी वैशाली बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। यहाँ लिखे दिया वत्स, वज्जी या लिच्छवी, मगध और कुरु। तो देखिए महाजनपदों में वह गणराज्य जो गणसंघ द्वारा शासित था और जिसकी राजधानी वैशाली थी। तो इसमें देखिए वत्स की नहीं थी, मगध की नहीं थी, कुरु की नहीं थी, बल्कि किसकी थी, वज्जी की थी। इनकी राजधानी जो है वो वैशाली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी और यहाँ पर लिच्छवियों का शासन था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या है कि वज्जी संघ जिसमें लिच्छवी जो है प्रमुख थे, वैशाली में स्थित एक गणराज्य था। बौद्ध ग्रंथ इसमें लोकतांत्रिक संघात्मक शासन की व्यवस्था का उल्लेख करते हैं। यानी यहाँ पर बताया जाता है कि लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक शासन था और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, बौद्ध ग्रंथों में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में लोहे के उपयोग धातु कर्म का सबसे प्रारंभिक पुरातात्विक प्रमाण जो अनुमानित है वो कहाँ पर मिला है। यानी सबसे पहले धातु के रूप में लोहे का उपयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था। यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया हल्लूर, दूसरा दिया है अतरंजी खेड़ा चंपानेर, दूसरा दिया है मल्हार, तीसरा चौथा दिया है लहुरा देव। ठीक है, तो देखिए प्राचीन भारत में लोहे के जो उपयोग का सबसे प्राचीन प्रारंभिक प्रमाण मिला है वो देखिए अतरंजी खेड़ा से मिला है। अतरंजी खेड़ा यानी चंपानेर से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर बी है। व्याख्या क्या है कि उत्तर भारत के अतरंजी खेड़ा यानी उत्तर प्रदेश से आरंभिक लौह उपकरणों के प्रमाण मिलते हैं और ये लगभग 1200 से 1000 ईसा पूर्व के बताए गए हैं। इन्हें इंडो निमिस आयरन एज के आरंभिक चिन्ह के रूप में जाना जाता है। दक्षिण पूर्व के कुछ स्थलों पर भी शुरुआती प्रमाण मिले हैं पर अतरंजी खेड़ा व्यापक रूप से उद्धृत। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि किस शासक को मगध की राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना विस्तार का श्रेय दिया जाता है। यानी इसमें से कौन सा वो शासक है जिसने पाटलिपुत्र नामक शहर को बसाया था और उसका विस्तार किया था। तो देखिए पहला दिया है बिम्बिसार, दूसरा दिया गया है अजातशत्रु, तीसरा दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा दिया गया है उदयन। तो देखिए इसमें से जो ये बिम्बिसार, अजातशत्रु और उदयन ये तीनों एक ही वंश के शासक थे, जिसमें सबसे पहले बिम्बिसार था, बिम्बिसार के बाद अजातशत्रु था और उसके बाद उसका पुत्र उदयन था। तो अजातशत्रु के द्वारा देखिए पाटलिपुत्र नहीं बल्कि पाटलीग्राम नामक एक छोटा सा किला बनाया गया था, जबकि पाटलिपुत्र की स्थापना जो है अजातशत्रु के पुत्र उदयन के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये तीनों ही शासक हर्यक वंश के शासक थे। ठीक है, और इन्हों का शासन जो था जो है मगध नामक महाजनपद के ऊपर था। ठीक, इस क्वेश्चन का देखिए आंसर डी है। व्याख्या क्या है
कि पारंपरिक विवरणों के अनुसार मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र में बदलकर पाटलिपुत्र को बसाया गया था और इसे एक सुदृढ़ किला बनाया गया था। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। ठीक है, उदयन जो है अजातशत्रु का पुत्र था और इसके द्वारा पाटलिग्राम नामक शहर बसाया गया था, जबकि उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कौन सा प्राचीन ग्रंथ मगध के प्रशासन यानी अमात्य आदि पदों का विस्तृत वर्णन देता है। देखिए इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इतिहास के क्वेश्चन को ज़्यादा शामिल किया गया है। तो देखिए यानी कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिससे मगध के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ दिया देखिए पहला ऑप्शन अर्थशास्त्र, दूसरा दिया गया है मनुस्मृति, तीसरा दिया गया है महाभारत और चौथा दिया गया वात्स्यायन का कामसूत्र। तो देखिए जो है मगध के प्रशासन के बारे में, उसमें अमात्य आदि के पदों के बारे में जो विस्तृत जानकारी मिलती है वो देखिए किससे मिलती है? कौटिल्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र जो है उससे मिलती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका आंसर क्या है? ए है। व्याख्या क्या है कि कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र में राजा के मंत्रिमंडल, उनके अमात्यों, राजस्व यज्ञ, गृह कर, सैन्य तथा गुप्तचर व्यवस्था आदि का विस्तृत विवरण मिलता है। तो इसलिए इसको मौर्यकालीन प्रशासन का प्रमुख स्रोत माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, कौन सा सिक्का यानी कुषाण वाणिज्यिक संबंधों को पश्चिम एशिया से पहचानने का महत्वपूर्ण सूचक है। यानी इसमें से कौन सा ऐसा सिक्का है जो कुषाणों के वाणिज्यिक संबंधों को पश्चिम एशिया से रिलेट करता है, पहचानने में मदद करता है। पहला देखिए दिया गया है ग्रीक लेखों वाले स्वर्ण दिनार, यानी ग्रीक लेख लिखे हुए स्वर्ण दिनारें, पंच चिन्ह सिक्के, गुप्त स्वर्ण सिक्के, सातवाहनों के सीसा सिक्के। तो देखिए जो कुषाण शासक थे उनके वाणिज्यिक संबंधों का जो उल्लेख करने वाला सिक्का है वो देखिए ग्रीक लेखों से लिखा गया स्वर्ण दिनार यानी गोल्ड क्वाइन, जिस पर ग्रीक भाषा में लेख लिखे गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए आंसर क्या होगा? आंसर ए है। व्याख्या क्या है कि कुषाणों ने ग्रीक हेलेनिस्टिक प्रभाव वाले स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के जारी किए। इसमें यूनानी ग्रीक लेख लिखे थे और बिंदु देवता प्रतीक मिलते हैं जो पश्चिमी चमकीले व्यापार नेटवर्क और हेलेनिस्टिक सांस्कृतिक संपर्क के प्रमाण के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्रोनोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि इन संवैधानिक घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी अब देखिए इससे जो है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में संविधान से संबंधित ये कुछ घटनाएं हैं, इनको कालक्रम में लगाइए। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया ड्राफ्टिंग कमेटी की नियुक्ति, दूसरा दिया है संविधान सभा का पहला सत्र और तीसरा दिया गया है उद्देश्य प्रस्ताव का पारित होना। तो इन्हीं को क्रम से लगाना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या होता है, यहाँ ऑप्शन दिया है दूसरा तीसरा पहला, तीसरा दूसरा पहला, दूसरा पहला तीसरा, तीसरा पहला दूसरा। तो देखिए जब अपने देश को अंग्रेजों ने आज़ाद करने का निर्णय ले लिया तो उन्होंने संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन करवाया। तो सबसे पहले क्या होगा कि इस संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित होगा। और कब आयोजित हुआ था? जैसे आप लोग को पता होगा कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को अपने देश की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, यानी उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के समक्ष। ठीक है, तो ये होगा। उसके बाद देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी यानी जो संविधान की प्रारूप समिति थी उसका गठन देखिए 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है, यानी ये बाद में किया गया था। और ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था?
जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो देखिए यहाँ पर 9 दिसंबर पहला होगा, 13 दिसंबर दूसरा, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, पहला। देखिए यहाँ पर दिया है दूसरा, तीसरा, पहला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या होगा, ए होगा। इसकी व्याख्या क्या है कि संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ, यानी इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए होगा। उसके बाद देखिए जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और फिर जो है लास्ट में क्या होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ड्राफ्टिंग कमेटी यानी जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। यानी देखिए अपने देश के संविधान में आप लोगों को मैंने पिछले सीरीजों में क्वेश्चन करवाए थे कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, और मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 32 तक जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन है, और अनुच्छेद 32 जो है ये देखिए सबसे अंतिम मौलिक अधिकार है। तो उसी के लिए पूछा जा रहा है किससे संबंधित है। तो यहाँ देखिए दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा दिया है मौलिक अधिकारों की रक्षा के उपाय सुप्रीम कोर्ट में याचिका के द्वारा, तीसरा दिया है आपातकाल प्रावधान, और चौथा दिया गया है विधायी शक्तियों का वितरण। तो देखिए जो अनुच्छेद 32 है वो जो है अपने देश के संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण से लिखे। ठीक है, तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, इनका भाग 4 में उल्लेख है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के उपाय के। ठीक है, तो आपातकाल का प्रावधान नहीं है, विधायी शक्तियों का वितरण नहीं है, बल्कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। यानी ये जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उपाय किया गया है इसमें, और इसमें रिट दायर करने की जो है शक्ति दी गई है मौलिक अधिकारों के रूप में। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या क्या है कि अनुच्छेद 32 जो है सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों की रक्षा देता है, और प्रत्यक्ष जनहित याचिका जिसको PIL या रिट कहा जाता है इसको दायर करने का अधिकार देता है। इसे मूलभूत अधिकारों की रक्षा की न्यायिक गारंटी कहा जाता है। ठीक, इसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान की 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा भूमि सुधार कानूनों की सुरक्षा हेतु जोड़ी गई थी। कहा जा रहा है कि अपने देश के संविधान में जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो भूमि सुधार कानूनों की सुरक्षा हेतु कब जोड़ी गई थी, किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है पहला संशोधन 1951, उसके बाद दिया है देखिए 24वां संशोधन 1971, फिर देखिए 42वां संशोधन 1976, और अगला दिया है 17वां संशोधन 1964। तो ठीक है, तो देखिए यह जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वह पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो देखिए आपके इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है, ए है। व्याख्या क्या है कि पहला संशोधन 1951 जो है संसद ने पास किया था ताकि भूमि सुधार या समानता संबंधी कानूनों को संविधान के तहत न्यायिक समीक्षा से कुछ हद तक हटकर संरक्षित रखा जा सके, और इसके लिए एक नई 9वीं अनुसूची का उल्लेख किया गया था। यानी इसको अलग से बना दिया गया कि जिसमें भूमि सुधार कानूनों को लागू करने में किसी प्रकार की समस्या न आए। ठीक है, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सीमाएं निर्धारित करी थी जिससे कश्मीर से संबंधित प्रावधानों के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय मौद्रिक नीति तैयार करने का मुख्य उत्तरदायी निकाय कौन है। यानी भारत में मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए कौन सी संस्था सबसे उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन दिया देखिए वित्त मंत्रालय, दूसरा दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तीसरा दिया है नीति आयोग, और चौथा दिया गया है वित्त आयोग। तो देखिए भारत में जो मौद्रिक नीति से संबंधित जो भी प्रावधान होता है उसको कौन तैयार करता है, वित्त मंत्रालय नहीं तैयार करता है, वित्त आयोग नहीं तैयार करता है, नीति आयोग नहीं तैयार करता है, बल्कि कौन करता है,
आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी है। इसकी व्याख्या क्या है कि मौद्रिक नीति और रेपो रेट आदि जितनी भी नीतिगत निर्णय होते हैं वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको एमपीसी के नाम से जाना जाता है, इसी के द्वारा तय किया जाता है। इसका नेतृत्व गवर्नर एमपीसी द्वारा होता है और वित्त मंत्रालय नीतिगत आर्थिक ढांचा निर्धारित कर सकता है, पर मौद्रिक नियंत्रण आरबीआई का क्षेत्र है। यानी मुद्रा से संबंधित जो कुछ भी नियंत्रण से संबंधित कार्य होता है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा संविधान के मौलिक अधिकारों में से नहीं है। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है संपत्ति का अधिकार, दूसरा दिया गया है समानता का अधिकार, तीसरा दिया गया है धर्म स्वतंत्रता का अधिकार और चौथा दिया गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो यहाँ पर जितने भी स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, समानता के अधिकार, संवैधानिक उपचार के अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये सभी मौलिक अधिकार थे जब अपने देश का संविधान तैयार हुआ था। लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को जो है संशोधन करके अनुच्छेद 300 क में शामिल कर दिया गया और इसको मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। तो इसमें देखिए ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये अभी वर्तमान में मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है, बल्कि इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए इसकी व्याख्या क्या है कि आंसर ए है। व्याख्या देखिए कि प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में संविधान में 44वां संविधान संशोधन जब 1978 में हुआ था तो इसको मौलिक अधिकारों से हटा करके संवैधानिक या नागरिक अधिकार, कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया। इसलिए अब यह मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित को कालक्रम में लगाइए। यानी सबसे पहले कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन, यानी इसको क्रोनोलॉजिकली आपको अरेंज करना है। देखिए इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया है कि योजना आयोग की स्थापना, दूसरा दिया है भारत की स्वतंत्रता और तीसरा दिया है प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या क्या ऑप्शन है, 2 1 3 1 2 3 2 3 1 1 3 2। तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले देखिए भारत की आज़ादी स्वतंत्रता होगी 1947 ईस्वी में। इसके बाद फिर देखिए योजना आयोग की स्थापना होगी 1950 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होगी 1951 ईस्वी। तो इसमें देखिए आपका जो सही क्रम क्या होगा, दूसरा, पहला, तीसरा। तो ठीक है, इसमें देखिए कहाँ दिया है, दूसरा, पहला, तीसरा, यानी आपका ये जो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए हो। ठीक, देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या है कि भारत की स्वतंत्रता 1947 पहले होगा, फिर उसके बाद देखिए योजना आयोग की स्थापना होगी, उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा जा रहा है किस संवैधानिक प्रावधान के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने का अधिकार मिलता है। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है तो उस समय किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्यों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार मिलता है। तो यहाँ देखिए अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। तो देखिए इसमें देखिए जो दिया है अनुच्छेद 360, ये देखिए जो है वित्तीय आपात के लिए होता है। यानी जब अपने देश में वित्तीय आपातकाल लगाना होता है तब इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है, यानी इसको राज्य शासन से भी कहा जाता है। जब किसी राज्य में संवैधानिक विफलता की वजह से समस्या हो जाती है तो वहाँ पर जो वहाँ की मंत्रिपरिषद होती है उसको बर्खास्त कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ पर शासन लागू कर दिया जाता है।
उसके बाद देखिए अनुच्छेद 352 जो है वो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। राष्ट्रीय आपात देखिए जब अपने देश का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो रहा हो या किसी प्रकार की और अन्य समस्या हो जाए तब राष्ट्रीय आपात लागू किया जाता है। और तो ये सब तीनों नहीं होंगे, बल्कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 250। इसके तहत ही अपने देश में संसद को राज्य विषयों पर कानून बनाने की अधिकार दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका आंसर ए होगा। व्याख्या क्या है कि अनुच्छेद 250 आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है यदि वह राष्ट्रीय हित में आवश्यक समझे या केंद्र राज्य शक्तियों के अस्थायी समेकन का साधन है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है किस अदालत ने केशवानंद भारती मामले में मूल ढांचे का सिद्धांत स्थापित किया था। यानी जो केशवानंद भारती मामला था उसी में अपने देश में मूल ढांचे का सिद्धांत जो है लाया गया, उसको स्वीकार किया गया। तो इसको किस न्यायालय के द्वारा स्वीकार किया गया था, यही चीज पूछा जा रहा है। तो पहला दिया देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा दिया गया है केरल उच्च न्यायालय, तीसरा दिया गया है प्रीवी काउंसिल और चौथा दिया गया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है, तो देखिए केशवानंद भारती मामले में जो सुनवाई की गई थी और मूल ढांचे के सिद्धांत को स्थापित किया गया था वो देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा नहीं किया गया था, प्रीवी काउंसिल के द्वारा नहीं किया गया था, केरल उच्च न्यायालय के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए आंसर क्या होगा, आंसर ए होगा। इसकी व्याख्या क्या है कि 1973 ईस्वी में जो केशवानंद बनाम भारत केरल राज्य का जो केस था उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के पास संविधान को संशोधित करने की शक्ति है परंतु वह संविधान की मूल संरचना मूल ढांचे को न बदले, यह भारतीय संवैधानिक सिद्धांत की मील का पत्थर है। तो कहा गया कि जो बेसिक चीजें हैं उसको न चेंज किया जाए, बाकी संविधान में संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि संघीय ढांचे की समवर्ती सूची का एक उदाहरण कौन सा है। यानी भारत में संघीय ढांचे को बेहतर तरीके से उल्लेख करने के लिए बताने के लिए जो समवर्ती सूची बनाई गई थी तो उसका एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए समवर्ती सूची से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों ने पहले की क्लासेस में देखा था। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है रक्षा, दूसरा दिया गया है पुलिस, तीसरा दिया गया है शिक्षा, चौथा दिया गया है विदेश नीति। तो देखिए अपने देश के संविधान में 7वीं अनुसूची में जो है समवर्ती सूची का उल्लेख है। यानी उसमें 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई हैं, केंद्रीय शक्तियों के लिए, राज्यों की शक्तियों के लिए, और एक ऐसी प्रावधान किया गया जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो देखिए जो रक्षा है वो किसके पास होता है, केंद्र के पास होता है। पुलिस व्यवस्था देखिए राज्य के अंतर्गत आती है। विदेश नीति देखिए ये भी केंद्रीय सूची में आती है। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में आती है। यानी शिक्षा से संबंधित जो कानून है वो केंद्र भी बना सकते हैं और राज्य भी बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है, सी है। इसका व्याख्या क्या है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है। केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। रक्षा विदेश नीति संघ सूची में और पुलिस राज्य सूची में आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि वित्त आयोग की स्थापना के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है। यानी भारत में किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई है। तो यहाँ दिया देखिए अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 256। तो देखिए वित्त आयोग की स्थापना का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 280 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए आंसर क्या है, ए है। व्याख्या क्या है कि अनुच्छेद 280 के अनुसार हर 5 साल पर या आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा
वित्त आयोग गठित किया जाता है जो केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों, उनसे संबंधित हस्तांतरण और कर वितरण आदि सलाह देता है। ठीक है, तो इस समय अपने देश में देखिए जो 15वां वित्त आयोग था उसका कार्यकाल जो है खत्म हुआ है। अब 16वां वित्त आयोग लागू हुआ है और वही चल रहा है। ठीक है, तो 15वां वित्त आयोग यानी अब तक अपने देश में आज़ादी के बाद से 15 वित्त आयोग लागू किए जा सकते। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती यानी पहाड़ बनने से पहले प्रवाहित होने वाली मानी जाती है। यानी ये क्वेश्चन देखिए ज्योग्राफी से रिलेटेड है और इसमें पूछा जा रहा है कि पूर्ववर्ती नदी निम्नलिखित में से कौन सी। पूर्ववर्ती नदी का मतलब ये होता है कि ऐसी नदी जो पर्वतों के निर्माण से पहले की होती है। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा। ठीक है, तो जैसे देखिए गंगा देखिए हिमालय से ही निकलती है, यानी हिमालय के बनने के बाद गंगा निकलना शुरू हुई है, क्योंकि गंगा जो है गंगोत्री हिमनद से निकलती है। फिर उसके बाद देखिए यमुना जो है ये भी हिमालय के बनने के बाद से ही निकलती है, हिमालय से ही निकलती है। नर्मदा नदी भी देखिए ये भी जो है विंध्य श्रेणी से निकलती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये देखिए पहाड़ बनने या हिमालय के निर्माण से पहले की नदी है, इसलिए इसको पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके अलावा देखिए सिंधु नदी भी, सतलज नदी भी, ये सब नदियां क्या है, पूर्ववर्ती नदियां कही जाती है। ठीक, देखिए आंसर क्या है, सी है। व्याख्या क्या है कि यह पूर्ववर्ती नदी जो है ऐसी नदी को कहा जाता है जो पर्वत श्रृंखला से पहले मौजूद थी और जिसके माध्यम से वह बहती है। इसका उदाहरण देखिए सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, सतलज है और कोसी है। ये नदियां हिमालय के उत्थान से पहले मौजूद थी और पहाड़ों के उठने के साथ ही इन्होंने अपना मार्ग काट कर बना दिया, यानी ये अपना रास्ता काटते गई, प्रभावित होते गई और इनके अगल बगल से पहाड़ अपना उठता चला गया और इन्होंने उसी में अपना रास्ता बना लिया। ठीक, अगला क्वेश्चन है देखिए, कौन सा जैव मंडल परमाफ्रॉस्ट कम जैव विविधता से चिन्हित है और उच्च अक्षांशों में स्थित है। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जैव विविधता स्थल है जहां पर जैव विविधता कम पाई जाती है और वह उच्च स्थान पर है जहां पर बर्फ जमी गई रहती है। तो यहाँ देखिए लिखा है बोरियल वन, दूसरा दिया है टुंड्रा, तीसरा दिया गया है समशीतोष्ण पर्णपाती और चौथा दिया गया है सवाना। तो देखिए सवाना तो जो है बर्फ से जमे हुए जो है स्थल नहीं होते हैं, जैवमंडल क्षेत्र नहीं होते हैं। समशीतोष्ण पर्णपाती भी नहीं होते हैं, बोरियल वन भी नहीं होते हैं। इसमें से आएगा कौन सा, टुंड्रा क्षेत्र। टुंड्रा क्षेत्र देखिए उच्च अक्षांशों पर पाए जाते हैं और यहाँ पर ज़्यादा समय तक बर्फ जमी रहती है, तो इसकी वजह से यहाँ की जैव विविधता जो है कम होती है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए उत्तर क्या है, बी। व्याख्या क्या है कि टुंड्रा क्षेत्रों में परमाफ्रॉस्ट यानी अस्थायी रूप से जमी हुई भूमि होती है बर्फ के रूप में। यहाँ पर छोटा वनस्पति आवरण होता है, सीमित जैव विविधता होती है तथा छोटे छोटे पौधे जैसे लीस, घास इत्यादि पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ जैव विविधता कम होती है। और यह क्षेत्र देखिए कहाँ पर होता है, आर्कटिक या उच्च पर्वतीय अक्षांशों में मिलता है, सबसे ऊपरी हिस्से पर, यानी नॉर्थ पोल के तरफ या साउथ पोल की तरफ एकदम लास्ट में। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में वार्षिक सामान्य चाल क्रम में घटनाओं को व्यवस्थित कीजिए। यानी कैलेंडर वर्ष के आरंभ, यानी जब कैलेंडर शुरू होता है जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में, इनमें से कौन सी ऐसी घटना है जो पहले घटती है, उसके बाद में होती है, फिर उसके बाद में। तो ये सभी घटनाएं जो है भारत के मौसम से संबंधित हैं, बरसात से संबंधित है, भौगोलिक घटनाओं से रिलेटेड है। इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया है उत्तर पूर्व मानसून की शुरुआत, दूसरा दिया है सर्दियों की शुरुआत, उत्तरी समतल, और तीसरा दिया है दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको क्रोनोलॉजिकली सजाना है। पहला ऑप्शन दिया गया है दूसरा तीसरा पहला, तीसरा पहला दूसरा, दूसरा पहला तीसरा, तीसरा दूसरा पहला। तो देखिए यहाँ कहा जा रहा है कैलेंडर वर्ष के आरंभ से, तो
कैलेंडर वर्ष के आरंभ के अनुसार देखिए क्या होगा कि जनवरी के महीने में देखिए सर्दियों की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन होता है वो केरल से होता है, और कब से होता है, जून के महीने में होता है। उसके बाद फिर देखिए ठंड के मौसम के बाद यानी जो है उत्तरी पूर्वी मानसून की शुरुआत जब होती है वो इसके बाद में होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो पहला हो जाएगा ये जनवरी के महीने में होता है, ये जून के महीने में होता है, और ये जो उत्तर पूर्व मानसून है ये नवंबर दिसंबर में होता है। तो इसके अनुसार देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये हो गया, उसके बाद ये हो सर्दियों की शुरुआत, फिर ये, फिर ये। तो इसके अनुसार देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, पहला, यानी ये आपका ए नंबर जो है सही उत्तर इसका होगा, ठीक। देखिए आंसर क्या है, ए है। व्याख्या क्या है कि कैलेंडर वर्ष की शुरुआत यानी जनवरी में सर्दियां शुरू होती हैं, उसके बाद देखिए मध्य जून में दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, और अक्टूबर नवंबर में उत्तरी पूर्व मानसून आता है, जिसकी वजह से तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस ग्रीन हाउस गैस का 100 वर्षीय अवधि में प्रति इकाई द्रव्यमान पर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे अधिक है। यानी इसमें से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कौन सी ऐसी गैस है जिसका ग्रीन हाउस प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा दिया है मीथेन, तीसरा दिया है नाइट्रस ऑक्साइड, और चौथा दिया गया है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये सभी गैसें जो हैं ये देखिए ग्रीन हाउस गैस से मानी जाती हैं, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल है किसका सब अधिक है। तो देखिए इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड का पोटेंशियल जो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड से अपेक्षाकृत कम है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या है, डी है। व्याख्या क्या होगा कि SF6 यानी सल्फर डाई हेक्साफ्लोराइड जो है इसका ग्रीन हाउस प्रेशर जो है उच्च है, यह CO2 की तुलना में लाखों गुना ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। इसे अति प्रभावशाली परंतु मात्रा में अपेक्षाकृत कम उत्सर्जित गैस के रूप में माना जाता है, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन भी कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक प्रभावी है, लेकिन सल्फर हेक्साफ्लोराइड उनसे कहीं अधिक है, ठीक है। यानी इसमें सबसे कम जो है कार्बन डाइऑक्साइड ही है, बाकी सब इससे अधिक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का उत्तरतम द्वीप कौन सा है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसका सबसे उत्तरी द्वीप पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया लिटिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान, लैंडफॉल द्वीप, हैवलॉक या स्वराज द्वीप। तो जैसे देखिए आप लोग देखते होंगे कि अपने देश के मैप के बगल में हिंद महासागर में अंडमान निकोबार इस तरीके से कटा फटा दिया गया है। तो ऊपर अंडमान है, फिर थोड़ा सा गैप है समुद्री, फिर उसी तरीके से देखिए जो है निकोबार है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि उत्तरतम द्वीप अंडमान और निकोबार, तो उत्तरतम देखिए क्या होगा, इस टाइप में होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिटिल अंडमान, मध्य अंडमान और जो है सबसे ऊपरी अंडमान। तो यहाँ पर देखिए जो हैवलॉक स्वराज द्वीप है ये भी नहीं होगा, लिटिल अंडमान भी नहीं होगा। यहाँ पर सबसे उत्तरतम जो है लैंडफॉल द्वीप है, ठीक है, ये सबसे ऊपर है उत्तर साइड में। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है, सी है। व्याख्या क्या है कि लैंडफॉल आइलैंड जो है श्रृंखला का उत्तरतम द्वीप है। यह सीमा निकोबार के उत्तरी पूर्वी सिरे पर स्थित है और भारत के उत्तरी अंडमान समूह का सबसे उत्तरी द्वीप माना जाता है, ठीक। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए मिट्टियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है किस मिट्टी क्रम का वितरण दक्कन पठार में व्यापक है और यह लौह ऑक्साइड के कारण लाल रंग के लिए जानी जाती है। यानी पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी मिट्टी है जो दक्कन के पठार में बहुत व्यापक रूप से पाई जाती है और लौह ऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से यह लाल रंग की दिखती है। तो यहाँ देखिए लेटराइट मिट्टियाँ, जलोढ़ मिट्टियाँ, काली कपास मिट्टियाँ,
और चौथा दिया है लाल पीली मिट्टियाँ। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो देखिए आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, लाल पीली मिट्टियाँ। ठीक है, तो इसको देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यही मिट्टियाँ जो है दक्कन के पठार में व्यापक रूप से पाई जाती हैं और लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इनका रंग लाल दिखाई देता है। ठीक है, देखिए आंसर क्या है, डी है। व्याख्या क्या है कि दक्कन पठार में लाल पीली जो मिट्टियां हैं वो आयरन ऑक्साइड की वजह से इस तरह की दिखती हैं और लेटराइट भी कुछ भागों में मिलती है, पर सामान्यतः दक्कन के व्यापक हिस्सों में लाल पीली मिट्टी का प्रभुत्व ज्यादा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी महासागर धारा पश्चिमी भारत के तटीय जल को ठंडा करके मानसून की शुरुआत को प्रभावित करती है। यानी इसमें से जो है महासागरीय धाराओं के बारे में प्रश्न पूछा गया है और कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी धारा है जो पश्चिमी भारत का जो तटीय जल है, समुद्री जल है, उसको ठंडा करके मानसून की शुरुआत को प्रभावित करता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है कुरोशियो धारा, दूसरा दिया है कैनरी धारा, तीसरा दिया है सोमाली धारा और चौथा दिया है लेब्राडोर धारा। तो इन धाराओं में देखिए जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सोमाली धारा जो है वो पश्चिमी भारत के तटीय जल को प्रभावित करती है और उसको मानसून की शुरुआत के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखिए आंसर क्या है, सी है। व्याख्या क्या है कि सोमाली करंट यानी धारा अरब सागर पूर्वी हिस्से में मानी समुद्री तट को प्रभावित करती है, मौसम बदलावों पर इसका प्रभाव होता है, पश्चिमी तटीय जल के ठंडे गर्म पैटर्न मानसून के आगमन को यह प्रभावित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है किस पर्वत निर्माण प्रक्रिया से हिमालय जैसे मोड़दार पर्वत बनते हैं। यानी हिमालय जैसे मोड़दार पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए अपने देश में जो हिमालय पर्वत है इस तरीके से मोड़दार पर्वत के रूप में है। तो कहा जा रहा है कि इस तरीके से जो पर्वत बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है पहला ऑप्शन ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा, दूसरा दिया गया है प्लेटीय संगम और महाद्वीपीय टकराव के द्वारा जिसको ओरोजेनी कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ब्लॉक फॉल्टिंग और चौथा ऑप्शन दिया है एपिरोजेनिक उत्थान के द्वारा। तो देखिए जो मोड़दार पर्वत होते हैं उनका देखिए प्लेट टेक्टोनिक और महाद्वीपीय विस्थापन टकराव की वजह से निर्माण होता है। तो देखिए ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा ये नहीं बनते हैं, एपिरोजेनिक उत्थान के द्वारा नहीं बनते हैं, ब्लॉक फोल्डिंग के द्वारा नहीं बनते हैं, यानी जो है पर्वतों के टूटने से नहीं बनते हैं, यानी दो पर्वत जो एक दूसरे से ब्लॉक होते हैं तो उनकी वजह से नहीं बनते हैं, बल्कि ये प्लेटीय संगम यानी जो अलग अलग प्लेटें होती हैं वो आपस में जब टकराती हैं और महाद्वीपीय विस्थापन होता है तो जिसकी वजह से इस प्रकार के पर्वत का निर्माण होता है। तो आपका देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए उत्तर क्या है, बी होगा। व्याख्या क्या है कि हिमालय प्लेट टेक्टोनिक्स यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का यूरासियन प्लेट से जब टकराने की वजह से हिमालय का निर्माण होता है। यह क्लिष्ट ऑरिजोनिक प्रक्रिया जिसके दौरान चट्टानें फोल्ड होकर उच्च पर्वत श्रृंखलाएं बनाती। ठीक है, तो इस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि ऐतिहासिक जलवायु पुरातत्व चरणों का कालक्रम सही है। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से ऐतिहासिक जलवायु या पुरातात्विक चरण जो है पहले घटित हुए थे, कौन बाद में, कौन उसके बाद। यानी ये क्रोनोलॉजिकल प्रश्न है, आपको क्रम से लगाना है। देखिए पहला ऑप्शन दिया परिपक्व हड़प्पा चरण, दूसरा दिया है आरंभिक हड़प्पा चरण और तीसरा दिया है उत्तर या शहरी उत्तर हड़प्पा चरण। यानी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है और कहा जा रहा है इसमें सबसे पहले कौन सा था। तो देखिए यहाँ दिया ऑप्शन 2 1 3 1 2 3 2 3 1 3 2 1। तो देखिए ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से परिपक्व हड़प्पा चरण ये बाद में था, आरंभिक हड़प्पा चरण जो है सबसे पहले था, उसके बाद फिर परिपक्व यानी ये पहला होगा, उसके बाद परिपक्व हड़प्पा चरण दूसरा होगा और बाद में उत्तरी शहरी या उत्तर हड़प्पा चरण यानी 1 2 यानी 2 1 3।
यहाँ देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 2 1 3, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है, ए है। व्याख्या क्या है कि आरंभिक हड़प्पा, उसके बाद जो है विकसित हड़प्पा, और उसके बाद उत्तरी यानी विलुप्त या संक्रमण प्राय हड़प्पा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में और भी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा रामसर स्थल मानदंड खतरे में पड़ी प्रजातियों के समर्थन से संबंधित। यानी देखिए मानसर स्थल पर कुछ मानदंड बनाए गए थे रामसर स्थलों से संबंधित। तो रामसर स्थलों से संबंधित जो मानदंड बनाए गए थे उसमें देखिए कहा जा रहा है कि खतरे में पड़ी प्रजातियों के लिए कौन बनाया गया था। पहला दिया देखिए मानदंड 1 जो है प्रतिनिधि आर्द्रभूमि से रिलेटेड है। दूसरा दिया गया है मानदंड 2 जिसमें सुभेद्य प्रजाति या संवेदनशील प्रजातियों का वर्णन है। उसके बाद देखिए मानदंड 5 जो है वो मछली के प्रजनन स्थलों से संबंधित है। और जो मानदंड 8 है वो देखिए लुप्त प्राय मछलियों या संकटग्रस्त मछलियों से संबंधित है। तो यहाँ दिया गया है कि कौन सा मानदंड खतरे में पड़ी प्रजातियों के समर्थन से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए ये आर्द्रभूमि से रिलेटेड है, ये मछलियों से है, ये मछलियों के प्रजनन से है, बल्कि ये देखिए सुभेद्य प्रजाति या संवेदनशील प्रजाति से संबंधित है। और यही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी है। ठीक है, देखिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। आंसर क्या है बी। व्याख्या क्या है कि रामसर सम्मेलन के मानदंडों में जो क्राइटेरिया 2 है, मानदंड 2 है, वो कहता है कि यह जो है जलीय जीवों, पक्षियों आदि जिनकी प्रजातियां असुरक्षित हैं उन्हें संदर्भित करता है। यह प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित मानदंड है, यानी ऐसी प्रजातियों के लिए है जो प्रजातियां सुभेद्य हैं, लुप्त होने के कगार पर हैं। ठीक है, तो देखिए तो आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। और मैंने जो कुछ भी इन प्रश्नों का व्याख्या के रूप में आपके सामने वर्णन किया है, आप लोग उन व्याख्या को अच्छे तरीके से सुने होंगे, समझे होंगे, और जो भी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लगी होगी आप लोगों ने अपने उत्तर पुस्तिका पर इसको नोट किया होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेहनत से अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहिए, अपने विषय की भी और सामान्य अध्ययन की भी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।